Hi, good morning everyone. How are you all? Hope you are all very good. And this is Anuj, and today I'm here with you all to just have a discussion. One of the circular of the IBBI and the date of the circular, as you can check out on my screen. This is the date of the circulars here, 9th of January 2025, and this is the circular number IBBI slash LIQ slash 80 slash 2024, right? This is the circular number and this is the circular date. So this circular is one of the very first circular of the year 2025, right? ये IBBI की पहली सर्कुलर है जो कि 2020 में 2025 में इशू किया गया है, राइट गाइस? सो दिस इज द फर्स्ट circular of IBBI issued in 2025, and this is the circular number. And let's have a look on the subject line of the circular. Extension of time for filing forms to monitor the liquidation and voluntary liquidation process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and regulation made thereunder, right? So ये जो सर्कुलर इशू किया जा रहा है, कहाँ पे इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी? तो इस सर्कुलर्स का जो इफेक्ट है वो वॉलंटरी लिक्विडेशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस पे पड़ेगा, राइट गाइस? आई होप कि हम लोग को ये पता है कि ये टाइम एक्सटेंशन को लेकर के सर्कुलर्स लाया गया है, बट आई थॉट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्यूअर्स हैं जिनको तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता है कि इस सर्कुलर के थ्रू IBBI ने टाइम को एक्सटेंड कर दिया है फॉर फाइलिंग द फॉर्म्स ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस और वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। बट लिक्विडेशन प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार की लिक्विडेशन प्रोसेस होती है? तो मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कह सकते हो कि आपको आइडिया देना चाहूँगा कि लिक्विडेशन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है IBC कोड के अंदर। तो गाइस, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ना, इस कोड के अंदर IBC, राइट, IBC 2016, राइट, इसमें दो अलग अलग टाइप की लिक्विडेशन प्रोसेस को बताया गया है, ठीक है। पहली जो है वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, जिसको हम VLIQ कहते हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस, राइट, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस है। एंड दूसरा लिक्विडेशन प्रोसेस है जो कि वॉलंटरी नहीं है। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होता है एंड लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होता है? देखो, जब कोई भी कंपनी की कंसेंसस के थ्रू कंपनी को लिक्विडेट कर दी जाती है, एंड कंपनी को क्यों बंद किया जाता है, क्यों लिक्विडेट किया जाता है, तो इसके कई एक अलग अलग रीजंस हैं, बट इसके जो मोस्ट कॉमन रीजंस हो सकते हैं और होते हैं वो है कि कंपनी की अब कोई यूज़ नहीं है। जिस पर्पज़ के लिए कंपनी को बनाया गया था वो पर्पज़ फुलफिल हो गया, एंड टू कीप द कंपनी एज गोइंग कंसर्न इज नॉट रिक्वायर्ड, there is no business operations, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज कम्प्लीटली मेट आउट, शो कंपनी को बंद की जानी चाहिए। एंड फॉर दैट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंसस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। और इन केस कंपनी के अंदर यदि कोई डेट है तो देयर इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, राइट। तो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस को कमेंस करने की एक अपनी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत कंपनी को वॉलंटरी लिक्विडेशन को स्टार्ट की जाती है, एंड वंस द लिक्विडेशन इज स्टार्टेड, थ्रू आउट द लिक्विडेशन प्रोसेस जो लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं वो कई एक रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें से कुछ एक कॉमन रिपोर्ट्स प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ठीक है, एंड एसेट सेल रिपोर्ट है, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स है, ठीक है। ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो बनाया जाता है, राइट। और जब भी हम लिक्विडेशन प्रोसेस की बात करें तो लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होता है? तो गाइस, लिक्विडेशन प्रोसेस ये वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस से थोड़ा अलग हट करके है। यहाँ पे होता क्या है कि जब किसी कंपनी में रेजोल्यूशन प्लान नहीं आता है, रेजोल्यूशन प्लान क्या होता है? कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न रिवाइवल करने की एक प्लान होती है जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट देते हैं, ठीक है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैसे कोई एक आउटसाइडर होता है जो एक प्रपोजल प्रेजेंट करता है कंपनी को रिवाइवल करने के लिए। बिकॉज कंपनी जब CRP में आती है, इंसॉल्वेंसी में आती है, तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड कंपनी डेट
ट्रैप में फंस चुकी है, उस कंपनी को कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे उसको चलाया जाए, ठीक है। उसके लिए जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं आउटसाइडर्स से, ठीक है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करते हैं, ईओआई जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है। अब ईओआई इशू किया जाएगा, उस रिस्पेक्ट में हमारे पास ईओआई आएंगे, ईओआई के थ्रू हम लोग कुछ एक बायर्स को वो चिन्हित करेंगे, नोटिफाई करेंगे, एंड देन उनसे हम लोग रेजोल्यूशन प्लान मंगवाएंगे। वो रेजोल्यूशन प्लान एज अ गोइंग कंसर्न हमारे पास आएगा और उस प्लान के अंदर डिटेल टर्म एंड कंडीशंस मेंशन की होगी, जिसमें कि कंपनी को रिवाइवल की बात की जाती है, राइट। ये मैं एक नॉर्मल जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ गाइस। और यदि कंपनी के रेजोल्यूशन प्लान आता ही नहीं है, आरपी ने एफर्ट्स किया कि रेजोल्यूशन प्लान मंगवाया जाए, बट रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं होती है, एंड देन उस केसेस में क्या हुआ, कंपनी की लिक्विडेशन में चली जाएगी। सपोज करो पहली कंडीशन ये होती है, एक केस हो सकती है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। दूसरी केस ये हो सकती है कि कंपनी की रेजोल्यूशन प्लान तो आया, बट वो रेजोल्यूशन प्लान वायबल नहीं है, सीओसी को वो पसंद नहीं आया प्लान, कॉमर्शियल विजडम में वो अप्रोप्रिएट नहीं था सीओसी का, देन सीओसी विल डिसाइड टू लिक्विडेट द कंपनी, कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा। थर्ड ये भी सिनेरियो हो सकता है कि कोई रेजोल्यूशन प्लान आया, उसको हम लोग आरपी ने एनसीएलटी में सबमिट कर दिया, बट वो प्लान एनसीएलटी से रिजेक्ट हो जाता है, ऑल दो एनसीएलटी नॉट गो डायरेक्ट रिजेक्शन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, वो सीओसी को सेंड बैक कर देती है फॉर द rectification, and COC go through with the such plans, and once again submit after curing all the defects or all the issues in the resolution plan. So NCLT is having very much limited jurisdiction on the rejection of the plans once approved by the COC, राइट। तो ये केसेस हो सकते हैं जहाँ पे कंपनी को लिक्विडेशन में लेके जाया जाता है, ठीक है, बट हमारी ये इशू नहीं है। हम ये कहना सर्कुलर में ये देखने जा रहे हैं कि चाहे वो लिक्विडेशन प्रोसेस हो, चाहे वो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस में, इस प्रोसेस के अंदर जो अलग अलग इंफॉर्मेशन तैयार रेडी की जाती है, ठीक है, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं कुछ एक, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशंस रिपोर्ट्स सभी फाइल किया जाता है कि इसको एनसीएलटी में सबमिट होता है, और सेम वो आईपीबीआई को सबमिट होता है, कुछ एक स्टेक होल्डर्स को भी सबमिट देना पड़ता है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन। तो अभी तक था क्या कि हम लोग जो लिक्विडेटर हैं वो सभी इंफॉर्मेशन को बनाना सबमिट करना किया जाता था, बट द प्रोसेस जो सबमिट करने का था, जो इंफॉर्मेशन बेसिकली आईबीबीआई को सबमिट होता था, वो मैनुअली होता था। मैनुअली इन द सेंस कि ईमेल आईडी के ऊपर किया जाता था, लिक्विडेटर अपनी ईमेल आईडी से वो रिपोर्ट्स को सबमिट किया था, जैसे कि प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाया गया, फाइनल रिपोर्ट बनाया गया, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स बनाया गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिपोर्ट्स हैं वो कम्युनिकेट किया जाता था आईबीपीआई को, बट ओवर द ईमेल, राइट। तो गाइस आपको ये भी पता है कि ईमेल पे जब रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स को सेंड किया जाता है किसी भी स्टेक होल्डर्स को, तो इसकी एक अपनी कह सकते हो कि एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं। सपोज करो कि इसके एडवांटेजेस ये है कि आप इजीली अटैचमेंट लगाए, आपने भेज दिया, जिस भी एड्रेसी को सेंड कर रहे हो उनको मिल जाएगी, बट इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं कि कई एक बार ईमेल बाउंस बैक हो जाती है, ईमेल गलत ईमेल इंटर होने की चांसेस बढ़ जाती है, ईमेल स्पैम में जाने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो दे आर द सर्टेन डिसएडवांटेज। सेकेंड चीज़ इसमें और भी है कि ईमेल को आप सपोज करो कि आईबीबीआई के पास तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स की ईमेल्स आते हैं, इतनी बल्क में ईमेल आती है, तो इट्स बिकम वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ईमेल ऑफ एनी पर्टिकुलर आईपी एंड फॉर एनी पर्टिकुलर केसेस, और उस केसेस को निकालो, रियल मतलब हो तो जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट कि ईमेल मिलेंगे नहीं, ट्रेस नहीं होगा, ट्रेस भी होगा, सब कुछ होगा, बट थिंग इज दैट कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स गोइंग टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम। तो बेसिकली सब चीज़ें हैं कि जब वो रियल टाइम प्रोसेस नहीं होगा, जब हमारे को चाहिए और उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में इज टेकिंग टाइम, देन थिंग्स बिकम्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द स्टेक होल्डर्स, राइट। स्टेक होल्डर्स के लिए ये चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आईबीबीआई ने इन सारी समस्या का समाधान निकालते हुए
एक सर्कुलर को इशू किया था, और वो जो सर्कुलर्स ओरिजिनली इशू किया गया था फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए अलग किया गया था, और लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए अलग किया गया था, और ये इन द मंथ ऑफ जून 2024 में आया था, और जिसमें कि आईबीबीआई ने ये डायरेक्ट किया था लिक्विडेटर्स को कि आप वो फॉर्म्स को सबमिट करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आप हमारे को मैनुअली दे रहे थे वो इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म्स को ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन फॉर्म्स को सबमिट करके हमारे को देंगे, जैसे कि सीआरपी फॉर्म सबमिट होता है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फॉर्म्स को सबमिट किया जाता है, उसी तरीके से लिक्विडेशन और प्रोसेस में भी अलग अलग टाइम पे, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग फॉर्म्स डिजाइन किया गया है जो कि आईबीबीआई को सबमिट करना है। लेट्स हैव अ लुक पैरा वाइज डिस्कशन ऑफ द सर्कुलर्स। हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन से पैरा में क्या चीज़ें दी गई है, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट पैरा नंबर 1 है वाइड, इसमें ये बताया गया है कि वाइड सर्कुलर नंबर IBBI LIQ/73/2023 and IBBI circular IBBI LIQ/74/2024 dated 28th of June 2024. The liquidator were directed to file the forms relating to the liquidation and voluntary liquidation process latest by 30th of September. The last date was extended till 31st December 2024. Wide circular number IBBLIQ 79/2024 dated 2nd of December 2020. राइट गाइस, इसमें यही था कि आईबीबीआई ने जो ये फॉर्म्स को डिजाइन किया था कि सबमिट जो करने हैं लिक्विडेशन प्रोसेस में और वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस में, वो उसकी डेट था लेटेस्ट बाई सितंबर 30th of September 2024, बट अगेन डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था, मल्टीपल टाइम एक्सटेंड किया जो है डेट को एक्सटेंड किया गया, बट लेटेस्ट जो सर्कुलर्स इशू किया गया था फॉर एक्सटेंडिंग द डेट ऑफ सबमिटिंग दीज फॉर्म्स वाज दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 2024 को इशू किया गया था, जिसमें डेट एक्सटेंड करके 31 दिसंबर को कर दी गई थी, राइट। नाउ अगेन इन दिस रिगार्ड रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड, का एक रिप्रेजेंटेशन आईबीबीआई को मेड किया गया था बाय द लिक्विडेटर एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज फॉर एक्सटेंडिंग द डेट for submitting these forms, citing some technicalities and issue involved in the submission of the forms. तो आईबीबीआई के पास रिप्रेजेंटेशन की गई लिक्विडेटर के द्वारा और कई एक जो हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हैं उनके द्वारा कि some there are some technicalities and there are some difficulties in submitting the forms, ठीक है, so the date should be extended, right. so this is in para number सेकेंड में हमारे को ये बताया गया है। पैरा फर्स्ट में तो हम लोगों को पता चल गया कि क्या था, पैरा सेकेंड में है कि रिप्रेजेंटेशन मेड किया गया बिफोर द आईबीबीआई। पैरा थर्ड में क्या है, considering the above mentioned representation and difficulties faced by the liquidator, it has been decided to extend the date of submission of the liquidation and voluntary liquidation forms till 31st मार्च 2025। तो इसको 3 मंथ से और एक्सटेंड कर दिया गया है और अब 31 मार्च 2025 तक ये डेट बढ़ा दी गई है। नाउ द लिक्विडेटर कैन सबमिट जो ये फॉर्म्स हैं उसको 31 मार्च 25 तक सबमिट कर सकते हैं, राइट। नाउ इन केस any clarifications, the frequently asked questions as available on the IBBI can be referred, and further any technical issues or difficulties in filing the forms may be reported to the IBBI, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक frequently asked question डिजाइन किया गया है pertaining to these forms, and मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की जो है रिस्पॉन्स वहाँ पे मिल जाएगा, उसमें आप जानकारी देख सकते हैं। बट इन एनी केस यदि कोई डिफिकल्टीज है, टेक्निकल डिफिकल्टीज है, टेक्निकल ग्लीस है वाइल सबमिटिंग द फॉर्म्स, देन दैट डिफिकल्टीज और ग्लीसेस technical issues must be reported to the IBBI and the email ID is already mentioned in this circular, right। तो इस पे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पैरा हमारा 4 है, राइट, इसमें क्या है कि फर्दर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द आईपी हैव बीन सबमिटिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये बताया जा रहा है कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सबमिट की जा रही है, ठीक है, इन द फॉर्म सच एज एंटरिंग जीरो वैल्यूज इन द फील्ड्स। इन दिस रिगार्ड
It is directed that IFE shall ensure the information submitted is accurate, truthful and consistent with the supporting डॉक्यूमेंट्स। यस गाइस, देखो ये ऐसा चीज़ें हो रहे हैं जब फॉर्म सबमिट किया जा रहा है, तो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कह सकते हो कि अनइंटेंशनली ही चीज़ें होते हैं। कई बार कुछ एक जो वैल्यू है वो मिसमैच हो जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डिफ़िकल्टीज आती है। फिर आपको अगेन वो फॉर्म्स को सबमिट करना पड़ेगा, बिकॉज फॉर्म्स विल नॉट अप्रूव्ड बाय द ऑफिसर्स जो फॉर्म्स को अप्रूव कर रहे हैं, तो आपको फिर से वो चीज़ों को रेक्टिफाई करना पड़ सकता है। सो बी वेरी मच vigilant and cautious while you are just inserting the figures and the documents जो आप अपलोड कर रहे हैं, दोनों इनकन्सिस्टेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इफ़ देर इज़ एनी इनकन्सिस्टेंसी तो वो फॉर्म्स को आपको फिर से दोबारा सबमिट करना पड़ जाएगा, राइट। एंड दिस circular is issued in terms of section 196, तो दिस इज नॉर्मल। तो गाइस देखो, इसमें ज़्यादा कुछ उतना टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बट यस इशू ये आ रही है कि आईबीबीआई की जो सर्कुलर ओरिजिनली इशू किया गया था उसमें ये बताया गया था कि जो ये फॉर्म्स हैं वो अलग अलग ड्यू डेट पे सबमिट किए जाने हैं। देयर आर द 4 फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स वॉलंटरी लिक्विडेशन में है, 4 फॉर्म्स लिक्विडेशन प्रोसेस में है, बट ड्यू डेट्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स आर डिफरेंट, अलग अलग टाइम पे सबमिट किए जाने हैं। एंड दे आर द अलग अलग इंफॉर्मेशंस विच टू बी प्रेस्क्राइब्ड, बट फॉर ऑनगोइंग असाइनमेंट्स के लिए भी है, पास्ट कंक्लूडेड असाइनमेंट्स के लिए भी है एंड फ्यूचर कमिंग असाइनमेंट्स के लिए है। तो जो ऑनगोइंग असाइनमेंट्स हैं उसमें कोई इशू नहीं है, जो फ्यूचर असाइनमेंट्स आएंगे उसमें कोई इशू नहीं है, बट जो असाइनमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, वे बैक इन कह सकते हो कि 2 साल 2.5 साल पहले जो असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, ऑल दो ये भी रिक्वायरमेंट है कि आरपी और लिक्विडेटर जो भी है वो स्टोर करेंगे इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, बट ऐसा है कि जो असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसको ढूंढ करके निकालना, सबमिट करना, इट्स समहाउ कम्बरसम प्रोसेस और टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं कह सकते हो को उनको टाइम लग रही है इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में और सबमिट करने में। दैट्स वाई दिस सर्कुलर has been issued by the IBBI and in date of submitting the forms has been extended to the 31st March 2025. So I'm very much hopeful that कि अब सभी लोग इसको ईजिली सबमिट कर पाएंगे इन द एक्सटेंडेड पीरियड। एंड मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज है, एक्सेप्ट कि थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में टाइम लगता है, एंड वंस द इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल यू कैन जस्ट ईजिली insert the, because till now I have submitted more than 50 companies के assignments तो मैंने submit किया है voluntary और liquidation process, so things were very much clear and सारे अप्रूव भी हो चुके हैं, एक्सेप्ट कि 1-2 असाइनमेंट्स हैं जिसमें कि हमारे को कुछ एक वो क्वेरीज रेज किया गया था आईबीबीआई के थ्रू, बिकॉज उसमें भी जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि वैल्यू 0 इंसर्ट हो गया था, तो अनइंटेंशनली वी हैव inserted 0 value there, but later on we corrected and submitted, then things were very much fine। बट वो चीज़ें तो पुरानी होगी, मैंने वे बैक आई थिंक इन द नवंबर ही कंप्लीट कर दिया था सारे असाइनमेंट्स को, राइट। सो गाइस आई होप कि इसमें थोड़ा आपको जानकारी मिल गई होगी। एंड इन एनी केस इफ़ यू वांट टू जस्ट चेक आउट द कौन कौन से फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स की ड्यू डेट क्या है, फॉर्म्स को कैसे सबमिट करना है, तो आई हैव रिकॉर्डेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो on the both of the circulars which were issued in the month of June 2024 for the liquidation process and voluntary liquidation process. You can check out from there as well. Thank you very much for watching this videos. Hope this video is useful for you, and you find video useful, please give me a thumbs up guys. Thank you very much.